ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। अभी यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। अभी देखो, लोग बिजनेस करते हैं, या कुछ लोग प्रोफेशन में जाते हैं, या कुछ लोग जॉब पे जाते हैं। प्रोफेशन मतलब आप कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो तो उसको बोला जाता है प्रोफेशन, जिसमें आपका एक एजुकेशनल नॉलेज यूज होता है जो आपने गेन किया है, स्पेशलाइज स्किल लिया है आपने। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने एलएलबी का पढ़ाई किया, तो एलएलबी पढ़ने से एक स्पेशलाइज स्किल आ गया, तो एक एज ए लॉयर अब मैं काम कर सकता हूं, तो वो क्या बन गया, मेरा प्रोफेशन बन गया। बराबर। जैसे देखो, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल पीपल है। तो प्रोफेशनल पीपल आप बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या, आपको कोई स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा, उसमें आपको एक स्किल एक्वायर होगा आपके अंदर, तब जाके आप वो प्रोफेशनल पर्सन की डेफिनेशन में जाओगे। करेक्ट। अभी देखो, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करें, फीचर्स देखते हैं, जैसे एम्स, देन सेकंड इज अ क्वालिफिकेशन, थर्ड इज अ फाइनेंशियल रिटर्न्स, फोर्थ इज कैपिटल, फिफ्थ इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, सिक्स्थ इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, ये टोटल 6 पॉइंट्स है। एम्स, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, एंड लास्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। हम लोग वन बाय वन सारे पॉइंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, सबसे फर्स्ट है एम्स। एम्स का मतलब देखो क्या है, एवरी प्रोफेशन इज अ प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। जो भी प्रोफेशनल तुम लोग देखते हो, जैसे लॉयर की ऑफिस होती है, खुद का ऑफिस चालू करके प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे, डॉक्टर का क्लिनिक होता है वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद की ऑफिस खोल के ऑब्वियसली प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। ये सबके पीछे इंटेंशन अगर मैं बोलूं तो एक ही है, पैसा कमाना। करेक्ट, अर्निंग मनी। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अगर जैसे मेरे पास कोई केस लेके आता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देते हैं। तुम लोग डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को जाके बोलो ऐसा ऐसा बीमारी हो गया, ये हो गया है, वो हो गया है, तुम लोग को उसके हिसाब से प्रॉपर मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो प्रोफेशनल पीपल जनरली आर इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। बराबर, जिसका वो लोग वो प्रॉब्लम सर्विस का वो लोग जो सोल्यूशन देंगे, उसका वो लोग प्रोफेशनल फीस चार्ज करेंगे तुम लोग से। ठीक है, देन आता है बात क्वालिफिकेशन का। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपके पास वो पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशल क्वालिफिकेशन डिग्री है। अगर मैं एज अ लॉयर काम करूंगा तो कंपलसरी मेरे पास एलएलबी का डिग्री होना चाहिए। अगर मैं एज अ डॉक्टर काम करूंगा कंपलसरी एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए। बराबर। अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करना चाहता हूं तो कंपलसरी मेरे पास सीए का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन के बिना आप वो प्रोफेशनल एक्टिविटी में जा ही नहीं सकते। करेक्ट। मैं ऐसा सोचूंगा कि लॉयर के अंडर देख देख के सीख सीख के आ गया, लॉयर में कैसे केसेस हैंडल होते सब आता है अभी, बट एलएलबी का डिग्री नहीं है मेरे पास। कितना भी नॉलेज रहने दो, घर पे रखो, यू कैन नॉट यूज दैट एज अ प्रोफेशनल बोलते ना एक्टिविटी। ठीक है, आप एडवाइस दो वो सब ठीक है, बट आपके हाथ में कोई वो क्वालिफिकेशन के साथ जो पावर आता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा कभी। आप कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते बिकॉज आप वो क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं कर रहे हो। सिंपल। सो अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। Each profession has a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by systematic and formal training. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. अगर तुम लोग को लॉयर का प्रैक्टिस चालू करना है, एज अ लॉयर काम करना है, प्रैक्टिस खुद की ऑफिस खोल के तुम लोग को एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कंपलसरी एलएलबी होना चाहिए। बराबर। तुम लोग को खुद का क्लिनिक खोलना है, ठीक है, और पेशेंट को ट्रीट करना है तो एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए। बराबर। मतलब जो भी इंडियन मेडिकल काउंसिल जो भी बोलेगा कि ये डिग्री से आप एज अ क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो और एज अ डॉक्टर बेसिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो गया। फिर देन आता है नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिटर्न। फाइनेंशियल रिटर्न में देखो क्या लिखा है, प्रोफेशनल गेट्स
फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। प्रोफेशनल ऑब्वियसली क्या चार्ज करेगा, फीस लेगा, प्रोफेशनल फीस लेगा, डॉक्टर फीस लेता है, लॉयर फीस, करेक्ट। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। जो भी इनकम रिसीव करेंगे प्रोफेशनल पीपल वो फिक्स नहीं होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द केस, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, उसके हिसाब से फीस जाता है, तो आपकी इनकम थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन और self-employed. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, gets fees. देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग एज अ लॉयर काम कर रहे हो, बराबर, तो लॉयर में तुम लोग खुद की ऑफिस खोल के काम कर सकते हो और लोगों को एडवाइस दे सकते हो और उससे फीस ले सकते हो। चलो वो नहीं करना है तो और एक चीज मैं कर सकता हूं, क्या, मैं एज अ लॉयर कोई कंपनी में जॉब भी कर सकता हूं। जैसे देखो तुम लोग ने सीए को देखा रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, डिग्री लेने के बाद या तो खुद की ऑफिस खोल देते हैं, सीए फॉर्म खोल देते हैं। अगर वो नहीं करना है तो आप फिर सीए बन के कोई कंपनी में जॉब कर लो, चॉइस इज योर्स। लेकिन यहां पे हम लोग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, जो ऑफिस वो लोग स्टार्ट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देन आता है कैपिटल। सो कैपिटल की बात करो तो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल कैन वर्क अंडर समवन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग देयर प्रैक्टिस, बराबर। आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस चालू करनी है तो ऑब्वियसली ऑफिस सेटअप ये सब चीजें आपको लगेगी, उसके बिना आप वो चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। देन रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अभी देखो have a council which regulates the act. These professionals have to register practice. जैसे देखो हर पर्सन जो प्रोफेशनल डिग्री लेगा और अगर वो खुद की चालू करेगा ऑफिस और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए उसको लेना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीओपी, करेक्ट। अब वो आप कहां से लोगे सीओपी, तो आपका जो रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उससे लो। जैसा अगर मैंने एलएलबी किया तो मैंने एलएलबी के बाद जब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया तो किससे लिया, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये लॉयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तुम लोग सीए की बात करोगे कि सीए जब खत्म हो जाता है, लोगों को सीए फाइनल क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद वो लोग रजिस्ट्रेशन करते, मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है। वो किसके अंडर लेंगे, सीए का इंस्टीट्यूट कौन है, आईसीएआई, तो उनसे लिया जाएगा। वैसे ही अगर मेडिकल फील्ड की मैं बात करूं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उससे लिया जाता है, तो डॉक्टर्स वहां पे रजिस्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि हर पर्सन जो प्रोफेशनल है उसको कोई ना कोई कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी करना चालू कर देंगे। लॉयर्स अपने हिसाब से, तो लॉयर्स का रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनके क्या रूल्स, क्या फॉलो करने हैं, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब उनको आईसीएआई बताएगा, ठीक है। तो ये एक बॉडी है जो कंट्रोल करता है सारे प्रोफेशनल्स को, और हर प्रोफेशनल की एक सेपरेट बॉडी होती है। जैसे मैं अगर सीएस की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरीज, तो उनकी एक सेपरेट बॉडी है, दैट इज आईसीएसआई, बराबर। तो ऑब्वियसली फायदा ये होता है कि एक गवर्निंग बॉडी रहेगा तो एक एथिकल एक्टिविटी होगा, ठीक है। एक बोलते ना, कोई इम्प्रॉपर एक्टिविटी, किसी को हार्म हो या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है। आज अगर मैं लॉयर बना, डिग्री लिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया, सब कुछ है, मैं मरने वाला हूं तो मैं जाते जाते मेरे भाई को ऐसा बोल देता हूं, ठीक है आज के तू लॉयर का काम करेगा, ये डिग्री मैं तेरे को दे देता हूं। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब तक वो पर्सन ने प्रॉपर एग्जाम्स कंडक्ट करके, उसको पास आउट करके जब कुछ नहीं किया होगा, तब तक वो उसके हाथ में वो क्वालिफिकेशन नहीं आ सकता है। सो क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्री किसी को ट्रांसफरेबल थोड़ी होता है। तुम अपनी डॉक्टर की डिग्री क्या बेचोगे किसी को, सीए की डिग्री बेच सकता हूं मैं किसी को, नहीं, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। तो इसके लिए देखो क्या लिखा है, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर
हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। बराबर, जब तक आपके पास वो क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप उस चीज में परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो उसको ट्रांसफर करके मैं ले नहीं सकता, ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड ही नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जॉब करते हो तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। सो देखो, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप काम कर रहे हो किसी और के लिए, आप वहां पे जॉब कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन गया। अगर मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं, सो रिलायंस इज द एम्प्लॉयर और मैं उसका बन गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु अदर्स द वर्क and the person who accept the work is called employee. Remuneration and terms and conditions are agreed by both of them. जनरली क्या होता है कि एक पर्सन होगा जो काम देगा, मतलब एम्प्लॉयर काम देगा, एम्प्लॉय काम करेगा और उसके बदले क्या दिया जाएगा, तो सैलरी दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। करेक्ट। सो अभी देखते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज एम्स, सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड मॉनेटरी रिटर्न, फोर्थ कैपिटल, फिफ्थ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्स्थ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। देखो एक सिंपल तरीका बता देता हूं इसमें, और अपने प्रोफेशन के पॉइंट्स पढ़े। देखो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर है, आई थिंक 4 या 5 तो सिमिलर है ही है, बराबर। तो पॉइंट्स अंदर सिमिलर है, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन इधर उधर होएगा, बाकी पॉइंट्स तो सारे के सारे सेम रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्स। सो देखो, मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। देखो मैं काम करके दे रहा हूं तो मुझे उसका क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, मुझे उसका क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो वो क्या हो गया, एक रिटर्न हो गया मेरे लिए, जिससे मैं अपनी नीड्स पूरी कर सकता हूं। मैं जिसको काम करके दे रहा हूं तो उसका काम हो रहा है, तो उसका काम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको जो भी बोलते हैं ना, उससे प्रॉफिट होता रहेगा, तो वो उसके लिए इनकम हो गई, तो उसका भी बेसिक नीड सेटिस्फाई होता रहेगा। तो मैं अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा हूं, वो अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए काम करवा रहा है मुझसे। करेक्ट। तो दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। देन क्वालिफिकेशन, देखो क्वालिफिकेशन कैसा है, जॉब में जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो जनरली तो उसमें 2 चीजें होती है, या तो आप क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब ले रहे हो, या तो क्वालिफिकेशन के बिना जॉब कर रहे हो। क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब करना मतलब क्या, मैं सीए बन के काम कर रहा हूं कोई कंपनी के अंदर, तो वो क्वालिफिकेशन बेस हो गया। या मैं लॉयर बन के काम कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन बेस हो गया। या मैं सीएस बन के काम कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन बेस हो गया। लेकिन कुछ जॉब ऐसे भी होते हैं कि जो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं मिलते हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बॉय, प्यून वर्क, ठीक है। तो वो सब चीजें कैसी है, अल्टीमेटली वो भी एक जॉब ही है, लेकिन वहां पे आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिफरेंस ऑब्वियसली ये हो जाएगा कि प्रोफेशनल डिग्री के साथ जाओगे योर पेमेंट विल बी हाई, और अगर आप विदाउट क्वालिफिकेशन नहीं जाने वाले हो या जा रहे हो तो क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो कंपैरेटिवली आपका पे कम हो जाएगा। ठीक है। देन थर्ड आता है मॉनेटरी रिटर्न्स। मॉनेटरी रिटर्न्स का मतलब देखो क्या होता है, wages or salaries is given as a financial return to employee after completion of work. Wages are decided in advance before appointment. मतलब देखो जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो रिटर्न के नाम पे, सैलरी के नाम, मतलब रिटर्न के नाम पे क्या ले रहा है, मॉनेटरी रिटर्न्स के नाम पे क्या ले रहा है, वो सैलरी लेता है, वेजेस लेता है। देखो सैलरी बोलो वेजेस बोलो, इट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वेजेस जनरली वर्कर के लिए ट्रीट होता है, सैलरी जनरली प्रोफेशनल्स के लिए ट्रीट होता है, नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है। ठीक है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली नहीं तो कल झगड़ा होएगा उस पर। तो जब भी आप जॉब पे जाओगे तो जॉब में आपका अपॉइंटमेंट होगा, उसके पहले ही आपके साथ म्यूचुअली डिस्कस किया जाएगा कि भाई कितना एक्सपेक्टेशन है। तुम लोग ने अपने एक्सपेक्टेशन में बड़ा मुंह खोल दिया कि भाई मेरे को इतना तो चाहिए, सामने वाले को लगता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, फिर वो तुम लोग के साथ निगोशिएट करेगा, फिर जो भी फाइनली एक कंक्लूजन पे आओगे वो तुम्हारा फिक्स सैलरी हर महीने उतना ही मिलेगा। ठीक है। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, जनरली वर्कर्स को होता है, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं।
कि सुबह से लेके शाम काम किया और डे एंड पे पैसा लेके जाने का। ठीक है, हिंदी मूवी में ऐसे पुरानी मूवीज में बहुत दिखाते थे। ठीक है, या कुछ लोग वीकली भी काम करते, वीकली पेमेंट के बेस पे, या मंडे से सैटरडे काम किया, सैटरडे एंड हो गया, सैटरडे पेमेंट लेके चले गए, संडे छुट्टी। बराबर, वीकली वालों को इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। डेली वालों को कैसा होता है, जिस दिन नहीं आया उस दिन का पेमेंट गया, जिस दिन आया उस दिन का पेमेंट मिला, सिंपल फंडा। बराबर, सैलरी इज पेड मंथली, जनरली सैलरी मंथली पे किया जाता है, क्योंकि मैंने बोला नहीं, ये ऑफिस रिलेटेड वर्क प्रोफेशनल को पे किया जाता है, तो मंथली पे किया जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे, फूड, कैंटीन एटसेट्रा आल्सो कैन बी गिवन टू एम्प्लॉइज। देखो, रिटर्न्स में ये भी मिलता है, बोनस मिलता है साल में एक बार दो बार, डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर कैसा है वो। क्वार्टर्स टू से, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को घर भी मिलता है रहने के लिए। ठीक है, तो वो भी एक आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। सब्सिडाइज फूड, ये भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। सब्सिडाइज फूड मतलब क्या, अभी आप जैसे समझो कोई होटल में जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो होटल में पूरा थाली लो, 100 रुपया 150 रुपए का एक थाली मिलेगा, करेक्ट। बट आई नो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नाम नहीं बताना है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो भी वर्कर काम कर रहा है, जो भी वर्कर, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप लोएस्ट लेवल पे काम कर रहे हो या टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, वहां पे पूरा लंच फुल थाली एंड दे आर चार्जिंग ओनली 5 रुपीज। तो ये सब्सिडाइज फूड हो गया। क्यों, बस ऐसे एक हेल्प करने के लिए कि एक बेसिक फूड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मिलना चाहिए, और इतना कॉस्टली नहीं रखना चाहिए कि कोई उसको अफोर्ड ना कर सके। और ऐसा नहीं कि खाना बकवास होएगा, 5 रुपए में खाना भी एकदम प्रॉपर, सब्जी रोटी दाल चावल प्रॉपर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नो डाउट वेराइटी नहीं होएगा, बट बेसिक फूड तुम लोग को मिल जाएगा जस्ट फॉर 5 रुपीज। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का सब्सिडाइज फूड भी एक टाइप का क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल। अब मैं कैपिटल की बात करूं तो जैसे देखो, तुम लोग जब जॉब करने जाओगे तो तुम लोग को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं रिलायंस में जब जॉब करने जा रहा हूं तो मुझे कोई कैपिटल नहीं लगाना है उधर, मैं बस अपनी खाली स्किल और टैलेंट के बेस पे उनको काम करके दूंगा और उसका मुझे पेमेंट मिलेगा। जो भी कैपिटल वो सब लगाना है वो एम्प्लॉयर लगाएगा, एम्प्लॉय कभी नहीं लगाता है। ठीक है, तो वही देखो लिखा क्या है, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉयज फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। हाँ, अब ये भी होता है कि जॉब करने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब देगा। जैसे जॉब करने के लिए लैपटॉप चाहिए, एम्प्लॉयर देगा। अब टास्क कंप्लीट करने के लिए मोबाइल चाहिए, वो भी आपको वही देगा। बराबर, सारी की सारी चीज आपको कौन देगा, एम्प्लॉयर ही देगा। क्यों, आप काम उसके लिए कर रहे हो। ठीक है, तो पेमेंट भी उस चीज से रिलेटेड, कैपिटल भी वो चीज से रिलेटेड, सब कुछ खर्चा वो ही करेगा। वो ही मतलब कौन, एम्प्लॉयर ही करेगा, एम्प्लॉय नहीं करेगा। देन registration, no registration is required, every employee has to follow the rules and regulation mentioned in the terms and the condition of the employment contract। तुम लोग जब जॉब पे जाओगे तो तुम लोग को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हाँ, अगर मैं बिजनेस चालू करता हूं तो मुझे कुछ लॉस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करने जा रहा हूं तो मुझे अपनी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं जॉब पे जा रहा हूं तो मुझे किसी के साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो ओनली थिंग इज, जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मुझे बताए गए हैं वो मुझे फॉलो करने हैं, दैट्स इट। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। तो आपको कैपिटल भी नहीं लगाना है, ठीक है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है। तो ये सब आपके खर्चे बच गए अगर आप जॉब करोगे तो। ठीक है, देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अभी देखो, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आज कहीं पे सपोज मैं जॉब कर रहा हूं कोई एक अच्छे डेजिग्नेशन के ऊपर, कल अगर मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ठीक है मैं अपना ये पोस्ट ये पर्सन को ट्रांसफर करके जा रहा हूं, अब ये संभालेगा। आपका नहीं है वो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि उस पोस्ट पे किसको बिठाना है। हाँ, आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि मेरा ऐसा विश है कि मेरे ये फैमिली मेंबर को आप रखोगे तो ज्यादा बेटर है, वो भी सेम क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, तो आप उसको देख लो, आपको ढंग का लग रहा है, बराबर लग रहा है, तो ठीक है आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। आई कैन गिव सजेशन, आई कैन गिव रिकमेंडेशन, आई कैन नॉट ट्रांसफर माई पोस्ट टू एनी पर्सन। अगर मैं कहीं पे रेलवे में जॉब कर रहा हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो मैं अपनी पोस्ट किसी को फैमिली वालों को दे के जाऊं कि हाँ मेरे मरने के बाद मैं विल में बना के जाऊंगा ये पोस्ट पे यही काम करेगा। भाई वो मेरा है ही नहीं,
वो है किसका, वो गवर्नमेंट का है। तो डिसाइड भी कौन करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उधर किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं तो मेरे जाने के बाद मेरी पोस्ट पे किसको बिठाना है नहीं बिठाना है वो मेरा एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। जैसे मैंने क्या बोला, आई कैन गिव सजेशन, आई कैन गिव रिकमेंडेशन, बट वो किसी को दान में आप दे के नहीं जा सकते, वो आपका है ही नहीं। क्लियर। तो ये सारे हम लोग ने क्या पढ़े, हम लोग ने ये सारे के सारे फीचर्स पढ़े किसके, एम्प्लॉयमेंट के। और मैंने बताया था कि सिमिलैरिटी बहुत है तो आपको इस तरीके से पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्लियर।